हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम, नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, ये पार्ट 2 है। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए। ओके, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 2। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैटर 4 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है पृथ्वी में। मुख्यतः 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा भी एक स्टेट है जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, वो है प्लाज्मा। तो अब हम पढ़ेंगे चेंजेस ऑफ स्टेट के बारे में, यानी जब मैटर एक स्टेट से, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलता है तो उन प्रोसेसेस को क्या कहते हैं, उदाहरण के साथ हम याद करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वो है मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग कौन सी प्रक्रिया होती है? देखिए, जब मैटर सॉलिड से लिक्विड में बदलता है, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड, ठोस से तरल में जो पदार्थ बदलता है उसी प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है, पिघलना जिसको हम हिंदी में कहेंगे। तो मेल्टिंग रिक्वायर्स हीट एनर्जी। सेकेंड पॉइंट आप देखिए, मेल्टिंग तभी मुमकिन हो पाएगा जब हीट अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है, वो पिघलेगा कब? जब तापमान जो है बढ़ेगा। आप बर्फ़ को फ्रिज में रखे रहेंगे तो वो नहीं पिघलेगा, लेकिन अगर आप बर्फ़ को फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, सॉलिड से, सॉलिड यानी बर्फ़ से वो लिक्विड में बदल जाएगा, पानी में, तरल पानी में, है ना। तो इसी को मेल्टिंग कहा जाता है। Temperature at which a solid melts is its melting point। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो तापमान, ठीक है, जिस पर कोई ठोस पिघलता है, जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट कर जाता है, उसको उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम कहेंगे गलनांक, है ना, मेल्टिंग पॉइंट होता है। कुछ मेटल्स आप देखेंगे वो इतना हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई करने से ही वो पिघल सकता है। ठीक है, जैसे गोल्ड वगैरह, सोना, है ना, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट में पिघलता है। कुछ मेटल बहुत आसानी से पिघल जाता है, उतना ज़्यादा हीट आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिस भी पॉइंट पे मेल्ट करना शुरू होता है उसी को उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, देखिए आइस किस तरह मेल्ट होता है, सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, ठोस से तरल। ठीक है, आइसक्रीम भी आप खाओगे, है ना, अगर आइसक्रीम आप थोड़ा देर के लिए मतलब बाहर निकाल के रखो फ्रिज से और आप उसको नहीं खा रहे हो, है ना, तो वो क्या होगा, पिघलना शुरू कर देगा, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड बनना शुरू कर देता है। सेकंड है फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीज होना, ये जस्ट याद रखिएगा, ये मेल्टिंग का ऑपोजिट है। ये क्या होता है, लिक्विड से जब सॉलिड बनता है ना, तरल पानी से जब वो बर्फ़ बन जाएगा फ्रिज में डालने साथ, ये क्या होगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, फ्रीज, है ना, फ्रिज जो ये वर्ड आया है ये फ्रीजिंग से ही आया है, फ्रीज से, है ना। लिक्विड टू सॉलिड, तरल से ठोस, रिलीजेस हीट एनर्जी। ये क्या करता है, हीट एनर्जी को, ऊष्म ऊर्जा को जो है प्रोड्यूस करता है, रिलीज़ करता है। ठीक है, मतलब हीट अब्जॉर्ब नहीं करता, हीट अब्जॉर्ब मेल्टिंग करता है, तभी वो पिघल रहा है। ये हीट को छोड़ता है, तब वो जम पा रहा है, तब वो बर्फ़ बन पाता है ना। टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्रीजेस इज़ इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो जिस तापमान पर कोई तरल पदार्थ जम जाता है उसे उसका हिमांक कहा जाता है या फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे कुछ लिक्विड देखिएगा, तुरंत आप फ्रिज में रखोगे, तुरंत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना, मतलब फ्रीज़ होने में, पानी वगैरह। कुछ लिक्विड उतना जल्दी फ्रीज़ नहीं हो पाएगा, अगर आप डीप फ्रीज में रखोगे तो जिस टेम्परेचर में लिक्विड फ्रीज़ होना चालू कर देता है, जमना चालू करता है, उसे ही उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है, हिमांक बोला जाता है। ठीक है, देखिए बाहर जो आइस जम जा रहा है ऐसे पेड़ वगैरह में, जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर डाउन है ना, कम टेम्परेचर वाले एरियाज़ में,
बर्फीले जगहों पे। तो इस तरह से लिक्विड क्या होता है, सॉलिड में बदल जाता है। सेम आप देखिए फ्रिज में अगर आप पानी रख दोगे तो वो इस तरह से बर्फ़ बन जाएगा। तो ये मेल्टिंग का बिल्कुल ऑपोजिट है। नेक्स्ट है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रक्रिया में लिक्विड गैस में बदल जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग में क्या हो रहा था, लिक्विड सॉलिड में बदल रहा था। वेपराइजेशन में लिक्विड सीधा गैस में बदल जाता है। ठीक है, इंक्लूड्स बोथ बॉइलिंग, बॉइलिंग भी इसमें शामिल है, इवेपोरेशन भी इसमें शामिल होता है। दोनों ही जो प्रोसेसेस है ये इसको वेपराइजेशन ही कहा जाता है। इवेपोरेशन नेचर में होता है, प्रकृति में होता है ना। बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग हम हीट अप्लाई करते हैं, है ना, जैसे हम दूध गर्म उबालते हैं या पानी उबालते हैं, उसी को बॉइलिंग कहते हैं। हीट अप्लाई करते हैं और वो फिर उबलना चालू हो जाता है। तो तरल से गैस, इसमें उबलना और वाष्पीकरण दोनों शामिल है। ठीक है, तो बॉइलिंग जो होता है बॉइलिंग पॉइंट में शुरू हो जाता है, इवेपोरेशन बॉइलिंग तक खाई नहीं जाता, बिलो बॉइलिंग पॉइंट में ही इवेपोरेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड, देखिए जैसे पानी जब गैस में बदल जाता है, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो पानी गायब नहीं हो जाता है ना, वो पानी कम कैसे होने लगता है, पानी कम इसीलिए होता है क्योंकि वो वेपर में बदल जा रहा है, गैस में बदल जा रहा है। ठीक है, तो इसी को वेपराइजेशन कहते हैं। देखिए इवेपोरेशन, जैसे सूरज का रोशनी और सूरज की गर्मी से जब ओशन, ठीक है, महासागर, नदियाँ, ये सब की जो पानी है ये ऊपर की तरफ जाती है धीरे धीरे गैस बन के, है ना, वाटर वेपर बन के, इसी को इवेपोरेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन जल चक्र का एक बहुत मुख्य मतलब पॉइंट है ना, फीचर है। इवेपोरेशन से ही शुरू होता है, फिर वही वाले पानी ऊपर जाके बादल बनाता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, फिर वो बादल वापस पृथ्वी पे बरसता है। तो ये जल चक्र चलता ही रहता है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए जो लिक्विड है वो सीधा गैस में बन जा रहा है, राइट वाले फ़ोटो में। तो लिक्विड जब गैस में परिवर्तित होता है इसी को वेपराइजेशन कहा जाता है। इसमें दोनों ही प्रोसेसेस होते हैं, उबालना, बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4 कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस बदलता है लिक्विड में। ठीक है, ध्यान से सुनिए, गैस बदलता है लिक्विड में। ओके, रिलीजेस हीट एनर्जी, ये अगेन हीट एनर्जी को रिलीज़ करता है तब ये बन पा रहा है ना। हीट एनर्जी को ये छोड़ता है तब ये लिक्विड में वापस आ पाता है। ओके, गैस से तरल ऊष्म ऊर्जा जारी करता है। देखिए अगर कंडेंसेशन की बात करें, जैसे मैं जल चक्र में आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो वाटर वेपर है, जो कोई समुंदर वगैरह से ऊपर की तरफ जाता है गर्मी के चलते, वो वाटर वेपर जितना पृथ्वी में ऊपर की तरफ जाएगा, आपको पता है तापमान उतना कम होते रहता है, मतलब ठंडा बढ़ते रहता है। इसी के चलते क्या होता है, वो जल वाष्प जो है, वाटर वेपर जो है, वो छोटे छोटे लिक्विड के ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, तरल के छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में, और यही जम जम के बादल बनाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है कंडेंसेशन, जब गैस लिक्विड में बदल जाए, गैस लिक्विड में बदल जाए। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पे भी जब कुछ उबाला जा रहा है ना, आप देखोगे ढक्कन को आप अगर रख दोगे ऊपर कोई भी ऐसे पतीले के, उसमें देखना छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब ऊपर की तरफ वो चीज़ जाता है तो क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाने के कारण वो लिक्विड में बदल जाता है गैस से, इसी को कंडेंसेशन बोला जाता है। नंबर 5 है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड गैस में बदल जाता है, सीधा लिक्विड तक ना जाके, सॉलिड लिक्विड से गैस नहीं जाके सॉलिड सीधा गैस में बदल जाता है, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। ठीक है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाके ये सीधा गैस बन जाता है। जैसे ड्राई आइस, जिसको सॉलिड CO2 भी कहा जाता है, ड्राई आइस को अगर आप हीट करोगे वो सॉलिड से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, CO2 गैस में। उसके बाद नैप्थलीन बॉल, अब सभी के घर में नैप्थलीन बॉल होंगे, है ना, वो भी अगर आप हीट करोगे ना तो वो सीधा गैस में बदल जाता है। और इसी
प्रक्रिया को बोला जाता है सब्लिमेशन। तो ठोस से गैस बनना तरल अवस्था से गुजरे बिना, उदाहरण सूखी बर्फ का CO2 गैस में बदलना। ये देखिए सॉलिड से सीधा गैस, है ना, इसी को बोला जाता है सब्लिमेशन। और इन सारे प्रोसेसेस का ना आप सभी स्पेलिंग्स अच्छे से देखोगे, स्पेलिंग्स लर्न करोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी ये ड्राई आइस रखा हुआ है, किस तरह से गैस में बदल जा रहा है सीधा, लिक्विड में गए बिना। नंबर 6 है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है, ये उल्टा है बिल्कुल, गैस से सॉलिड बनता है। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से गैस बनता है, इसमें क्या होता है, गैस से सॉलिड में परिवर्तित होता है। इसमें भी लिक्विड स्टेट में नहीं जाया जाता है, सीधा गैस से ये सॉलिड बन जाता है। जैसे फ्रॉस्ट फॉर्मिंग ऑन अ कोल्ड सरफेस, आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ठंड में क्या होता है ना, फ्रॉस्ट जम जाता है बाहर, बर्फ़ की एक पतली सी चादर, बहुत ठंडा जगह में अगर आप जाओगे तो, है ना, पतली सी एक चादर बनती है। वो कैसे बनती है, गैस सीधा सॉलिड में बदल जाता है, लिक्विड में नहीं बदलता, ठीक है। ठंडी सतह पर पाला जमना, इसी को हम डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू सॉलिड। कंक्लूजन, हम इससे क्या समझ पा रहे स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ के। अंडरस्टैंडिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर इज फंडामेंटल इन एक्सप्लेनिंग various phenomena in our daily lives, from water cycle to the behavior of materials in different condition। तो जल चक्र से लेकर विभिन्न परिस्थितियों में जो सामग्रियाँ होती है उनके व्यवहार तक जानने के लिए, हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए पदार्थ की स्थितियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वाटर साइकिल आपको पता है एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। और हर दिन जो काम हम करते हैं घर में, मम्मी भी खाना बनाती है हमारे, है ना, आप देखोगे सारे जो ये प्रोसेसेस है, फ्रिज में सामान रखना, क्यों रखते हैं, ठंडा ताकि वो हो, फिर वो पिघलता है, ये सारा हमारा रोज़मर्रा का काम में शामिल है, इसीलिए इनका ज्ञान होना ज़रूरी है, ठीक है। इट हेल्प्स अस कॉम्प्रीहेंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रांसफॉर्मेशंस दैट मैटर अंडरगोस, ठीक है। ये हमें उन भौतिक गुणों और परिवर्तनों को समझने में मदद करता है जिनसे पदार्थ गुजरता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टेट्स ऑफ मैटर का जो ये चेंजेस है ना, मैटर अलग अलग जो स्टेट्स में बदल रहा है, इसको आप अच्छे से समझ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।